નમસ્કાર, હું છું સંજયસિંહ રાઠોડ અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને દરેક પાર્ટી તૈયારીમાં શરૂ કરી દીધી છે અને અમારી સાથે અત્યારે વાત કરશે સંદીપ દીક્ષિત, જે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ લીડર છે અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી શીલા દીક્ષિતના સુપુત્ર પણ છે. તેઓ સુરત પહોંચ્યા છે, આપણે એની સાથે વાત કરીશું અને તેઓ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને શું કહી રહ્યા છે. સર, सूरत में आप पधारे हैं, गुजरात की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे और खास आपका उद्देश्य क्या रहा सूरत आने का? देखिए, मेरा बहुत सादा सरल था. मैं दिल्ली में सांसद रहा हूँ. मैंने 15 साल दिल्ली में शीला जी का कांग्रेस का राज देखा है और दिल्ली को एक बदलते हुए शहर की तरह देखा है. और उसके बाद पिछले 7-8 साल से केजरीवाल का वहाँ राज देखा है. और उसके बाद जिस तरीके से केजरीवाल बताता है पूरे दुनिया को, देश को, किस तरीके से उसने दिल्ली बदली, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य दिया, नौकरियां दी, तमाम चीज़ें की. तो क्योंकि उसकी हकीकत हम लोग जानते हैं और हकीकत तो ये है कि काम तो सारा समझ लो 99% कांग्रेस ने किया और 1% का ढिंढोरा इस आदमी ने पीटा. तो हमारा ये, हम समझते हैं, राजनीतिक कर्तव्य बन जाता है कि जो आदमी दिल्ली के मॉडल को या नाम दे के मॉडल को गुजरात में बेच रहा है, तो गुजरात आएँ और अपनी हकीकत, इनके आरटीआई से निकाली हुई, इनके अपने आंकड़े से निकाली हुई वो हकीकत कम से कम गुजरात के लोगों के सामने रखें, तो उनको ये तो पता चले कि इसने किया है तो क्या किया है और नहीं किया है तो क्या नहीं किया दिल्ली में. लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने 1% काम किया, 99% आपने किया, तो दिल्ली की जनता ने उन्हें दोबारा सीएम के तौर पे कैसे चुन लिया उनकी पार्टी? बात ये होती है कि दिल्ली में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इतना काम कांग्रेस ने कर दिया कि जो मूल बड़े काम होते हैं ना, जिससे सही में विकास होता है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे अस्पताल में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सड़कों में हो, बिजली में हो, पानी में हो, वो जब सारा काम हो जाता है तो आदमी फिर नया काम नहीं ढूंढता. और मुझे शीला जी बताया करती थी 2010-11 में कि मैंने 2024 से 28 तक की दिल्ली के लिए पूरा काम कर दिया है. तो उसने फिर क्या किया, इसने एक नया तरीका देखा. इसने कहा जब हम काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो एक ही चीज़ है जिसको हम लोग लोभ मानते हैं या मुफ्तखोरी मानते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं, गुजराती में आप लोग कुछ और शब्द कहते होंगे, फ्री में देना. तो वो जो फ्री वाला इसने पूरा शुरू किया, उस कहानी से लोग इसके साथ चिपके और उसके बाद बाकी फिर विपक्ष कमज़ोर हुआ. तो मेरा तो बिल्कुल सीधा सीधा ये कहना है कि कल को अगर ये अपने मुफ्त की चीज़ें हटा ले तो आप दिखेगा सीधे सीधे ना आम आदमी पार्टी का निशान भी नहीं बचेगा दिल्ली से. आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मुफ्तखोरी को पसंद किया, इसलिए अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम के तौर पर? 100% कह रहा हूँ मैं इस बात को. इसके अलावा कोई और कारण नहीं है. हाँ, जो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सुविधाएं तो सब हमने दी, तो जब सुविधाएं मिल रही हैं तो उनको ये भी लग रहा है कि भाई ये भी सुविधा दे रहा है, वो तो ठीक है ना भाई. आपको कोई, मैं अगर मैं गाड़ी गिफ्ट कर दूँ लेकिन आपके लोग समझें कि गाड़ी आपने खरीदी है तो वो ठीक है, लेकिन गाड़ी तो आपके पास है ना, तो वो एक सुविधा इसको मिली हुई है. दिल्ली की जनता मुफ्तखोरी वाली है, इसलिए सीएम को वोट देते हैं. मुफ्तखोरी वाली नहीं है, मुफ्तखोरी का आकर्षण है. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जनता मुफ्तखोरी की है जी. अब गुजरात के विधानसभा चुनाव भी शुरू हो चुके हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो यहाँ भी बहुत सारी वो चीज़ों की घोषणाएं कर रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे, और यहाँ तक कि फ्री रेवड़ी वाली बात है. देखिए, ऐसा है, दिल्ली में क्यों आदमी मुफ्त की चीज़ें दे पाता है, दो चीज़ें मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. पहली चीज़ तो दिल्ली बड़ा अमीर प्रदेश है, ठीक है. दिल्ली में कोई गरीब इलाका नहीं है, हर जगह से टैक्स मिलता है और दिल्ली में इंसान भी खर्च करता है, दिल्ली सरकार भी खर्च करती है और भारत सरकार जितना भी कहीं खर्च करती है उसका सारा जीएसटी भी दिल्ली में देती है. तो दिल्ली में आमदनी बहुत होती है, खर्चे की कोई जगह ही नहीं है. हमारे यहाँ कृषि पे खर्चा जीरो. हमारे यहाँ खेत होंगे 100, 200, 400 एकड़ होंगे, उन पर कोई सब्सिडी नहीं होती, कुछ नहीं दिया जाता. बिजली की जो सब्सिडी है कृषि की, जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर राज्यों में सैकड़ों करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में, वो हमारे यहाँ ज़ीरो है. हमारे यहाँ इंडस्ट्री नाम मात्र की है, तो इंडस्ट्री में जो बिजली की सब्सिडी, अब आपके गुजरात में, आप तो पावर हाउस हो इंडस्ट्री का, मेरे ख्याल से आपके हज़ारों करोड़ बिजली की सब्सिडी इंडस्ट्री में जाती होगी. दिल्ली में नाम मात्र की जीरो समझ लीजिए है. ग्रामीण विकास, आपकी 60 या 70% जनता ग्रामीण में रहती है, उसके विकास के लिए पैसा जाता है, रोज़गार के लिए, गरीबी हटाने के लिए. हमारे यहाँ 99.9% अर्बन है, कोई रूरल है नहीं, वो कोई खर्चा नहीं होता. फिर आपके यहाँ कहीं आपने देखा होगा गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, नरेगा का कार्यक्रम, SGSY का कार्यक्रम, दिल्ली में कोई है ही नहीं. एक भी एंटी पॉवर्टी स्कीम नहीं है हमारे यहाँ. पेंशनें इसने बंद कर दी. दिल्ली सरकार के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी गुजरात की सरकार का अगर आप पूछो तो 25-30% बजट तो पेंशन में जाता है, दिल्ली में जीरो जाता है, क्योंकि वो भारत सरकार देती है. फिर पुलिस का हम लोग नहीं देते, आपके यहाँ पुलिस का आप देते हो, भारत सरकार तो नहीं देती. तो
इन सब को अगर आप देखें तो दिल्ली के पास इतना पैसा है कि दिल्ली चाहे तो बहुत सी चीज़ें फ्री में भी दे सकता है, बल्कि जितना ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये 200 यूनिट तक दिल्ली में दे रहे हैं, दिल्ली में ये 500 यूनिट तक भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में कभी भी घाटा नहीं रहा, दिल्ली सरकार हमेशा प्रॉफिट की रही, शीला जी की सरकार में भी, केजरीवाल में भी, हमारे पहले बीजेपी की जब थी तब भी, क्योंकि दिल्ली में जैसे मैंने कहा खर्चा तो है नहीं, लेकिन क्योंकि इसने बिजली में सब्सिडी दी, चलो वो तो प्राइवेट सेक्टर कमा लेता है, पानी में दी और डीटीसी की बसों में दी। आज डीटीसी में ये हाल है कि जहां हमारे यहाँ 7-8-10 हज़ार करोड़ का घाटा होता था, पिछले 8 साल में हमने बसें एक भी नहीं खरीदी, ना कोई नए डिपो बनाए, ना कोई नया काम किया, और आज हम लोग कमीने 40-44 हज़ार करोड़ के घाटे पे बैठे हैं। उसी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड जो पानी देता है दिल्ली का, जिसको ये मुफ्त देते हैं, दिल्ली जल बोर्ड बहुत बढ़िया संस्था थी, उसमें फ़ायदा रहता था, ठीक है, थोड़ा बहुत हर आदमी सब्सिडी देता है, गरीबों में, कम इस्तेमाल करने वालों में मिलती थी। हमारे यहाँ कोई 14,000 करोड़ का नुकसान था, आज वो 60,000 करोड़ पे पहुँच गया है। दिल्ली का पूरा अगर आप घाटा मिलाएं, वो घाटा भी जो हमने बैंकों से भारत सरकार से लिया है, तो करीबन 1,40,000 50,000 करोड़ के करीब घाटा आ जाता है। अब ये अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि गुजरात के हर आदमी पे 58,000 रुपये का घाटा है, तो दिल्ली के हर आदमी पर 80,000 का आज घाटा पड़ गया है। तो ये जो कहानी बनेगी ना, ये खतरनाक बनेगी। फिर मैं एक और आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो देखो, माना जाता है कि गुजरात धंधा करने वालों का स्टेट है, तो आप लोग तो रुपया की कीमत समझते होंगे। 2008-9-10 से दिल्ली का प्रशासन इतना अच्छा हुआ था कि हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़िया गति से बढ़ रही थी, बड़ा कमाल का पैसा इकट्ठा हो रहा था, इससे काम भी हो रहा था। तभी हमारे यहाँ फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी, बसें आई, तमाम काम हुए। 2014-15 के बाद जितनी इन्होंने टैक्स की कलेक्शन की है, अगर शीला जी के समय की रफ्तार से की होती ना, तो कोविड के पहले मैं कोविड के बाद की नहीं बात कर रहा, 2019 तक हमारे यहाँ 87,000 करोड़ का लॉस है, 87,000 करोड़ का लॉस है। अब ये लॉस कौन पूरा करेगा? गुजरात जैसे प्रदेश में, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, राजस्थान में तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 50 चीज़ों में पैसा लगाना है। दिल्ली में मौज है क्योंकि सब बन गया था। इसलिए मैं ये इस तरफ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रेवड़ी देना या सस्ता देना वोट तो दिला देता है, विकास नहीं दिलाता है। और इसलिए आज दिल्ली में जो बुरी हालत होती जा रही है कि हमारी सड़कों में आज गड्ढे हैं, हमारा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। जहाँ केजरीवाल ने कहा था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, केवल 20 स्कूल बना पाया। हमारे यहाँ एक भी नई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, एक भी नया अस्पताल नहीं बन पाया पिछले 7-8 साल में जब से ये हैं। इसलिए ये हालत बन रही है क्योंकि अब पैसा नहीं है काम करने का। कह रहे हैं कि स्कूल भी बढ़िया है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़िया दे रहे हैं, तो उनका तो दावा ये भी है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुफ्तखोरी की चीज़ें दी, लोगों को आकर्षित हुए और जीत गए। पंजाब में भी कांग्रेस को हरा दिया, दिल्ली में भी तो 15 साल की आपकी सल्तनत थी, वो भी ख़त्म कर दी। देखो, पहले उस पर आते हैं, कहते क्या हैं। इनका जो कहना है ना, कभी मैट्रिमोनियल कॉलम में आप किसे प्रस्तावित दूल्हा या दुल्हन की पढ़ेंगे ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके होते हैं। शिक्षा पर आते हैं, ये कहता है कि मैंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। मैंने पहले भी आपको ये डेटा बताया था भाई, दिल्ली में हमारे 15 साल में 12वीं के जो पास मार्क थे ना सरकारी स्कूलों के, वो 64% से बढ़ के 88-89% हो गए, मतलब 25% के करीब बढ़ा 15 साल में। इसने 8 साल में केवल 89% से 96%, मतलब 7% बढ़ाया। अब आप बताओ साहब, इसमें क्रांतिकारी क्या है? ये तो ऐसे ही बढ़ता। जब स्कूल अच्छे हो जाते हैं, जिन स्कूलों में 64% बच्चे पास होते थे, अब 90% बच्चे पास होने लगे, वो 90 से 96 तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। फिर इसने कहा था हम स्कूल बढ़ाएंगे, इसने कहा था हम 500 स्कूल बढ़ाएंगे। हमारे समय में 1026 स्कूल थे, आज 1046 स्कूल हैं। फिर क्या कर लिया आपने 8 साल में 20 स्कूल देके? तो हमने तो 15 साल में 150 से ऊपर नए स्कूल बनाए। फिर ये कहता है कि साहब हमने शिक्षा का, तो हम पूछते हैं 10वीं का क्या हुआ, 10वीं क्लास का। आप देखिएगा, चाहे सिसोदिया हो चाहे केजरीवाल हो, कभी 10वीं क्लास की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी ना 98-99 में दिल्ली में, तो करीबन 34% बच्चे जो थे 10वीं में पास होते थे। जब हमारी सरकार हटी उसके पहले 2009-10 तक ये आंकड़ा जो है 88-89% पहुंच गया, 88-89%। फिर उसके बाद कुछ साल बोर्ड के इम्तहान नहीं हुए, तो मैं उन आंकड़ों की नहीं बात करूंगा। फिर आई केजरीवाल की सरकार, मोदी सरकार ने वहाँ 10th में फिर कहा बोर्ड के इम्तहान होंगे, तो आज 89-90% नहीं, 80% से कम बच्चे पास हो रहे हैं दिल्ली में 10वीं में। क्यों भाई? वो इसीलिए क्योंकि शिक्षा में
बिल्डिंगें थोड़ी बहुत सुंदर करने से, 2-4 कमरों में संगमरमर लगाने से, 3-4 कमरों में पंखा और लेबोरेटरी बनाने से शिक्षा नहीं बेहतर होती है। शिक्षा बेहतर होती है मूल काम से, और इन्होंने वो मूल काम नहीं किया। हम लोग 90% तक ले गए 10वीं को, सिर्फ 96 तक ले गए उसको। जितना हमने किया था उसको थोड़ा बहुत ये आगे ढकेल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, हमारे समय सेल्फी नहीं थी, सेलफोन नहीं था, वीडियो नहीं थे, आप जैसे पत्रकार नहीं थे, तो हमने स्कूलों में जा के फ़ोटो नहीं खींची। ये क्या करते हैं कि एक भी ईंट लगाते हैं तो फ़ोटो खींचते हैं। मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ आपके सामने, आप इतनी बड़ी संस्था हो, मैं आज भी कह रहा हूँ दिल्ली में 1026 स्कूल हैं, आप 1026 बच्चे यहाँ से लेके चलो और केजरीवाल से कहो बिना बताए कि हम पूरे 1026 स्कूलों में जाएंगे और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ोटो खींचेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको घुसने नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ 200 स्कूलों में काम हुआ है, 850 स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि गलती से फ़ोटो बाहर आ गई ना तो इनको जूते पड़ेंगे। आप देखिए सिसोदिया जी पंजाब में स्कूलों में गए थे दिखाने के लिए कि कितना ख़राब है, और जगह जाएंगे, दिल्ली के स्कूलों में घुसने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री भी चले जाए ना तो दिल्ली के सरकार के स्कूलों में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये जानते हैं अंदर की हालत कितनी ख़राब है। आप आ जाओ, आपने को कि इतना बड़ा सवाल पूछा तो 2 मिनट दे दो। आपने कहा स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का तो भैया हम लोग जब आए थे दिल्ली में 18 अस्पताल थे, मुश्किल से 4000 बिस्तर होते थे अस्पताल में, हमने बढ़ाकर उसको किया 38 अस्पताल, 39, और करीबन 10-10 हज़ार बिस्तर। तो क्रांतिकारी परिवर्तन तो तब हुआ। मैं आज आपसे कहता हूं, केजरीवाल से कहो दिल्ली में जाके कि यार एक ऐसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खोला हो, फीता काटना नहीं, क्योंकि कई तो हमारे समय में बन रहे थे जिसके इसने फीते काटे। आपने जो शुरू किया हो, प्लान किया हो, एक में ले चलो जिसका हम फीता काट देंगे। बिल्कुल नहीं। दिल्ली में अगर हम लोग जो 7 अस्पताल बना रहे थे ना, जो अब मुश्किल से बनने लगे हैं, भैया अगर कोविड के पहले ये बन गए होते तो कम से कम, मैं कुछ नहीं कहूँ तो 25-50 हज़ार हमारी जानें बच गई होती। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा भाई? चलो ये कहानी तो विकास की रही। आ जाते हैं पंजाब में और दिल्ली में। देखिए दिल्ली में हारने का नतीजा 2011, 12, 13 में जो माहौल बना था दिल्ली में, तो ये कॉमनवेल्थ को लेके और चीज़ों को लेके एक बड़ी कहानी बनी कि भ्रष्ट सरकार है, और भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जब किसी सरकार पर चिपक जाती है तो वो हटाना बड़ा मुश्किल होता है। वो दूसरी बात है कि उसके बाद हम लोग तो पिछले 8-10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर नरेंद्र मोदी हैं, नीचे केजरीवाल हैं। अरे कांग्रेस के किसी चपरासी पर ही केस कर दो, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तो छोड़ो। मुझे याद है आज से करीबन 5-7 साल पहले वीरेंद्र गुप्ता हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने एक सीबीआई पर एक आरटीआई भेजी और पार्लियामेंट में सवाल भेजा किसी के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हमने 37 जगहों पे कांग्रेस सरकार और शीला दीक्षित के खिलाफ इंक्वायरी भेजी, किसी में भी गलत काम का, जिसको कहते हैं रॉन्ग डूइंग का, कोई सबूत नहीं मिला, तो सारे की सारी इंक्वायरियाँ बंद हो गई। अब ये केजरीवाल माफ़ी मांगे क्या हमसे, जो रोज़ कहता था कि भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। लेकिन वो एक मुद्दा इन्होंने उठाया था सरकार बदलने का। और दूसरा एक आपको याद होगा निर्भय कांड हुआ था, जिसमें एक लड़की पर बहुत ही अत्याचार हुआ था, निर्भया का, इसमें उसको बड़ी बर्बरता से उसको मारा गया था। उसका बहुत बुरा असर हम पे पड़ गया। एक तरीके से पूरा देश खड़ा हो गया इस चक्कर में कि दिल्ली में सुरक्षा नहीं है महिलाओं को, और वो एक बात थी जो इतनी बड़ी बन गई। उस दोनों का हमको खामियाजा तो भुगतना पड़ा। दिल्ली की बात हो गई, न दिल्ली में विकास हुआ है, दिल्ली की बदहाल स्थिति है। आपने कहा कि जो कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया तो अरविंद केजरीवाल ने फीता काटने का काम किया। अभी पंजाब की जनता ने उनको पूर्ण बहुमति दी, वहाँ भी कांग्रेस की मजबूत सरकार थी, वहाँ पर कांग्रेस का उन्होंने सफाया कर दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे, और उसके बाद हम गुजरात की राजनीति पे आपसे चर्चा करें। देखिए पंजाब में तो जैसे कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, हमने वो किया वहाँ। मैं क्योंकि पंजाब में 3-4 महीने बार बार जाता रहा, और इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। 3-1 महीने पहले तक, चन्नी जी के बनने के कुछ महीने पहले तक हम लोग एक तरीके से अच्छी स्थिति पे थे, और हम लोगों का आकलन था कि 60, 65, 70, 75 के करीब हमारी सीटें आ रही हैं, आम आदमी की कुछ बढ़ रही हैं। लेकिन जो पब्लिकली वहाँ चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में लड़ाई शुरू हुई, तो पहला जो इम्प्रेशन पंजाब में गया कि यार ये जो आपस में लड़ रहे हैं ये सरकार नहीं चला पाएंगे। और उसको, उस मौके को सीज करके, यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा केजरीवाल को, केजरीवाल पॉलिटिक्स में एकदम सब चीज़ समझ के अपना एक्शन लेते हैं। उसने उसको पकड़ा और एक नारा दिया कि भाई एक मौका मुझे भी दो, और उसके साथ साथ फ्री बिजली, फ्री पानी, इसका जो लोभ है वो दिखाया, और इसने हमारा सफाया कर दिया। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी है कि हम एकता नहीं दिखा पाए, और जो हमारी सरकार ने वहाँ बहुत अच्छे काम किए थे 2-3 महीने में। जब एकता ही नहीं होगी तो आप काम क्या बेचोगे भाई? जब आपस में आप लोग लड़ते दिखोगे तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते दिखोगे, और क्रिटिसिज्म के मौसम में हम अपना पॉजिटिव एजेंडा जो है वहाँ नहीं दे पाए।
लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, आज माहौल बदला हुआ है। आपका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा आज से 3-4 महीने पहले केजरीवाल हिमाचल भी जा रहे थे और आपके गुजरात भी आ रहे थे, ठीक है। हिमाचल में क्या हुआ, क्योंकि पंजाब के बगल में है, पंजाब की जो कुशासन है और वहाँ की उल्टे सीधे काम है, उसकी खबरें हिमाचल में आने लगी। और जहाँ ये पार्टी माना जा रहा था कि अच्छी खासी पॉपुलर हो रही है, एकदम गिरी। हिमाचल का पूरा आम आदमी का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आम आदमी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया। तो अब देखो, अभी जाता भी नहीं है वहाँ, क्योंकि ये जानता है कि वहाँ पिट जाऊँगा। तो वहाँ पंजाब की सरकार क्या है वो तो आपको पता ही चल जाएगा। गुजरात क्या है, थोड़ी दूर है दिल्ली से और वहाँ से। और क्या होता है ना, हम लोगों ने क्योंकि इतना काम किया, जो भी आदमी दिल्ली जाता है, जैसे जब ये किसान आंदोलन चल रहे थे तो बहुत से हमारे किसान साथी जब दिल्ली आते थे तो कहते थे अरे यार ये केजरीवाल ने बड़ा अच्छा बनाया। तब मुझे कहता था यार केजरीवाल ने नहीं बनाया है, ये हम लोगों का बनाया हुआ। कई जगहों पे पुराने पत्थर मिल जाते थे तो मैं दिखाता था, तो कहते थे ओ तेरे की, पंजाबी लोग ऐसे बोलते हैं ना। और फिर अपने पंजाबी की भाषा बड़ी रंगीन होती है, तो मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहता। उन शब्दों के साथ वो बताया करते थे कि ये तो अभी उन्हें पता चला। तो कहानी ये है। लेकिन ठीक है साहब, समय समय होता है, समय कभी किसी को क्रेडिट देता है, कभी किसी को क्रेडिट देता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस का सफाया कर दिया। आपकी बहुत पुरानी सरकार वहाँ से चली गई, आपकी माताजी वहाँ मुख्यमंत्री थी। पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया। अब गुजरात के चुनाव में भी वो आ रहे हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर कांग्रेस वर्षों से है। सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, सत्ता पक्ष में भाजपा है, विपक्ष में कांग्रेस है। तो अब यहाँ आप किसका नुकसान देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के आने से? गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या फिर से कांग्रेस को यहाँ पे डैमेज करने जैसे बाकी 2 राज्यों में किया है? देखिए, पहली चीज़ तो ये बाकी 2 राज्यों यहाँ का सीधा हम लोग इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि इन्होंने शुरुआत दिल्ली से की थी। दिल्ली में माहौल उस समय कुछ और था। इंडिया अगेन करप्शन में इसको क्रेडिबिलिटी मिल गई थी। और पंजाब में ये तब से नंबर 2 की पार्टी थी। आप बाकी राज्य देखिए जहाँ ये लोग बहुत हाँक रहे थे, कह रहे थे उत्तराखंड में हमारा सीएम बनेगा, एक भी विधायक नहीं जीत पाए। ये कहते गोवा में हम लोग बनाएंगे, 1 या 2 जीते, वो बेसिकली खुद ही पॉपुलर थे। उसके बाद 2-3 और राज्यों में गए। यूपी में अगर याद है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, संजय सिंह और ये कह रहे थे कि हम यूपी में नंबर 3 पार्टी बनकर आएंगे। वहाँ पता ही नहीं चला ये कहाँ चले गए। तो ऐसा नहीं है कि इनका सक्सेस हर जगह होता है। इनका जहाँ ये अपनी बात बोल पाते हैं और जहाँ बीजेपी को लगता है कि ये फ़ायदा करेगी और वोट काटेगी, वहाँ ये सक्सेसफुल होते हैं। तो अब की बार जैसे पिछली बार जरा सी में कांग्रेस की सरकार रह गई थी, मेरे ख्याल से बीजेपी ने भांप लिया इस बात को कि ज़मीन पे जनता बहुत ज़्यादा उनसे खुश नहीं है। और पिछले 5 सालों में इन्होंने कई मुख्यमंत्री बन ले, कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिसको पब्लिक में ये बता सकें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी तो ऐसी है कि छोटा भी काम करती तो उसकी गूंज बहुत होती है। गुजरात सरकार की हम कोई गूंज नहीं सुन पाए, तो स्वाभाविक है कि काम यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। तो उनको ये लगा कि अगर हम आम आदमी पार्टी को प्रोत्साहित करते हैं तो अमूमन आम आदमी पार्टी ज़्यादातर कांग्रेस के ही वोट काटती है। ऐसे लोग जो बीजेपी की एक कुंठित सोच की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन केजरीवाल ने अब एक थोड़ा दूसरा रूप लिया है। वो अपने आप को दूसरा एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट टाइप का कुछ अपना, क्योंकि वो ड्रामेबाज है, उसकी कोई अपनी बिलीफ तो है नहीं। वो कभी सीए एनआरसी में जाके खड़ा हो जाएगा, कभी 370 के खिलाफ बोल देगा, कभी बालाकोट पर सवाल खड़े कर देगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ भी खड़ा हो जाएगा। तो उसको लगता है जहां वोट बोलना मैं वहीं जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो उसके इस पैंतरे पे बीजेपी को शायद किसी लोगों को लगा होगा कि शायद वो बीजेपी को क्वेश्चन कर रही है। लेकिन मेरा सीधा ये है कि चाहे गुजरात की बात हो चाहे कहीं हो, उसका एक ही मकसद होता है कि कांग्रेस के वोटरों को अलग करना, जिसमें बीजेपी अगर कहीं भी इफ एंड बट की स्थिति में है तो वो अपनी सुरक्षित करके सरकार बना ले। इनका एक यही मकसद होता है। सवाल तो ऐसे देखा जाए तो जब से केंद्र में मोदी सरकार आई तब से कांग्रेस भी कई चीज़ों पे सबूत मांगती रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो कांग्रेस भी मांगती रही है। तो कांग्रेस भी तो सबूत मांगने चाहिए। देखिए, अलग है, हमने कभी भी बालाकोट पे ऑफिशियल सबूत नहीं मांगा, कभी नहीं। आप राहुल जी का स्टेटमेंट देखिए, आप उस समय के हमारे आई थिंक सुरजेवाला थे, उनका स्टेटमेंट देखिए, किसी का नहीं था। सबने ये कहा कि जो फौज ने कहा है उसको हम मानते हैं। हमारे आसपास के लोगों ने कहा, लेकिन आसपास में कांग्रेस इतनी बड़ी है, अब आसपास के लोगों के लिए कांग्रेस जिम्मेवार नहीं हो जाती है। लेकिन अगर केजरीवाल सवाल पूछता है तो इसका मतलब है उस पार्टी में तो एक ही नेता है ना, उनका ना कोई स्पोक्स पर्सन है, ना कोई सेकंड नेता है, ना कोई थर्ड नेता है, एक ही नेता है। वो जब सवाल पूछता है इसका मतलब है पूरी पार्टी उस सवाल के पीछे खड़ी होती है। इसलिए बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। हमने CAA और NRC पे सवाल ये खड़ा किया था, हमने ये नहीं कहा था कि किसी को नागरिकता देने में दिक्कत है। हमने केवल ये कहा था कि नागरिकता के कानूनों में धर्म के नाम की जगह
आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करिए, क्योंकि भारतीय संविधान में हम धर्म को और नागरिकता को साथ से जोड़ते नहीं, हमारा केवल ये कहना था। लेकिन इनका तो बिल्कुल दूसरा था। जब मुसलमान एरिया में गए, जैसे शाहीन बाग में वहाँ गए, तो वहाँ जाके बोल दिया कि हम तुम लोगों के साथ खड़े हैं। जैसे ही शाहीन बाग, क्योंकि शाहीन बाग तो मैं इसलिए जानता हूँ मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, जैसे ही बाहर आए और उनको हिंदू क्राउड मिला तो वहाँ कहने लगे अगर मेरे पास सरकार होती तो मैं 2 घंटे में भीड़ खत्म कर देता। तो ये कौन सा आदमी है भाई? ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपकी स्टैंड पॉपुलर नहीं हो, आपको वोट ना मिले, लेकिन स्टैंड तो अपनी सोच और अपनी कन्विक्शन से होता है ना, अपने अंदर की जो एक आवाज़ निकलती है उससे होता है ना। ये थोड़ी है कि जहाँ जो देखो वैसा पलट जाओ। मुझे एक ऐसी बात बता दो कांग्रेस की जिसने हमने 2 घंटे में पब्लिक देख के अपना हमने रवैया बदल लिया। गलतियाँ हो सकता है हमसे भी हुई होंगी, सब पार्टियों से होती हैं गलतियाँ, ये नहीं कहता हूँ कि पार्टियों की गलती नहीं होती है, लेकिन बात ये होती है कि हम गलती किसी ऐसे कारण से, या तो हमारी सोच गलत हो, या हमारे पास सूचना गलत हो, या हमारी उस समय की कोई स्टैंड गलत हो जो हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं, उस कारण से है, या प्योर वोट की राजनीति के कारण है। दीक्षित जी, गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया हैं, उनके बहुत सारे पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहे सुने नहीं जा सकते हैं। तो इसको लेकर क्या मानेंगे आप? देखिए, मेरा ये कि पहले तो अगर मेरी बने तो किसी ने पहले क्या कहा, किस तरह के बयान दिए नहीं दिए, वो बहुत ज़्यादा सार्थक चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का संदर्भ आ जाता है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुद इतने घटिया लोग हैं। पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, 2012-13 में इन्होंने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या घटिया बात नहीं कही। मतलब ऐसी मतलब मैं शब्द कहूँगा नहीं, कहीं बुढ़िया कहा, कहीं लाचार कहा, कहीं और भी इससे ज़्यादा आप शब्द कहे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी किसी एक सम्मानित कांग्रेस नेत्री के लिए, और हारने के बाद भी उनका कम से कम देश में सम्मान था, उसके बारे में आप इतने निम्न स्तर की बातें कर लें, तो आप किसी से क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करेंगे? तो आम आदमी पार्टी में जो भी जाता है वो इस बात के लिए तैयार रहे कि आप घटिया से घटिया कल्चर वाली पार्टी में गए हैं, इसलिए आपके खिलाफ घटिया से घटिया भी अगर हरकत अपनाई जाएगी तो आपके लिए वो सही है। देखो, जो आदमी मिट्टी में लौटता है वो ये नहीं कह सकता कि मुझ पर तुम मिट्टी क्यों फेंक रहे हो, तुम तो दिन भर मिट्टी पे लौटते हो भाई, तो क्या कर लेगा कोई ऐसा। अगर कोई और पार्टी के बारे में होता तो मैं कहता ठीक है भाई, गोपाल इटालिया ने क्या कहा, पहले क्या कहा, थोड़ा संयम से उसे इस्तेमाल करो। लेकिन केजरीवाल का तो कोई संयम नहीं है ना। जिस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होते उसको ये भ्रष्टाचार बता देता है, रेपिस्ट बता देता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोटी सी 6-8 महीने 9 महीने की या 1.5 साल की लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी थी। तो मैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जैसे ही पता चला, हमारा एक अस्पताल था, हम दोनों वहाँ भागे। तो बाहर केजरीवाल ये पूरा गैंग वहाँ खड़ा था। आप उम्मीद नहीं करेंगे, मेरे ऊपर उंगली उठाकर बलात्कारी है, मतलब एज का शब्द एक हिंदी में वो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए। और फिर एक औरतों के झुंड ने हमको घेर के, आप जिसको माफ़ करिएगा मैं चैनल पर कह रहा हूँ, पर माँ बहन की गालियाँ हमको दी इनके लोगों ने। तो क्या वो सभ्यता थी? ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है चुप हो जाएंगे। आपके सब टेलीविज़न वाले वहाँ खड़े थे। उस समय तो किसी ने नहीं पूछा केजरीवाल से कि ये असभ्य तरीका क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो आदमी कीचड़ में खेलता है, कीचड़ में लौटता है और औरों पे कीचड़ फेंकता है, उस पर भी कीचड़ तो फेंकेगी। दिल्ली मॉडल लेकर अरविंद केजरीवाल यहाँ गुजरात का चुनाव लड़ने आए हैं, तो क्या दिल्ली मॉडल यहाँ पे सफल हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली चीज़ तो दिल्ली मॉडल नहीं है, वो शीला मॉडल है। जो किसी भी आप आयाम में चले जाइए, जो कुछ काम किया वो शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया। समय नहीं है वो, क्योंकि घंटों लग जाएंगे आपके सामने, बट कभी आप समय दें तो दिल्ली में क्या क्या हुआ और इन्होंने क्या किया वो एक अलग से चर्चा कर लेंगे। तो दिल्ली में तो रैली में शीला मॉडल किया, लेकिन चाहे वो शीला जी का मॉडल हो चाहे किसी और का हो, दिल्ली को किसी और प्रदेश में आप नहीं ले जा सकते। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहली चीज़ तो जो ऐसे मैंने आपको बताई, फाइनेंस। दिल्ली के पास बहुत पैसा है और इतना पैसा है कि वो कहीं भी खर्च कर सकता है, कहीं भी उसको फ्री डाल सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। और किसी प्रदेश में इस तरीके की अगर आप रेवड़ी बांटने लगोगे तो प्रदेश खत्म हो जाएगा। अरे दिल्ली में ही इस आदमी ने हमारे पूरे कर्ज को 8 साल में 50,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ कर दिया है। आप समझिए अगर बड़ा राज्य होता तो हम किस हालत में होते। और बाकी राज्य तो क्या है, इंडस्ट्री बढ़ा सकते हो, ट्रेड बढ़ा सकते हो, ट्रांसपोर्ट बढ़ा सकते हो, और जगहों से आप पैसा कमा सकते हो। दिल्ली कहाँ से कमाएगी? हमें अपने लोगों को संभालने के लिए तो जगह है नहीं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे आगे? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली में देखिए, दिल्ली की जितनी भी संस्थाएं हैं
और जितनी भी दिल्ली में काम करती हैं वो भारत सरकार को भी सर्विस करती हैं, इंडस्ट्री को भी करती हैं, सर्विसेज को भी करती हैं, आर्मी को भी करती हैं। इसलिए दिल्ली में इन सबको संभालने का एक संयम बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। वो बैलेंस किसी और राज्य में जाएंगे तो टूट जाएगा। दिल्ली में जब भी कभी बुरी हालत होती है तो कहीं से भारत सरकार संभाल लेती है, कहीं से दूसरी सरकारें संभाल लेती हैं बिना बताए हुए। जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में पिछले 8 साल में एक भी नई बस नहीं खरीदी गई, एक भी। हमारे पास 6000 बसें थी, आज मुश्किल से 3400-3500 बसें रह गई। दिल्ली में आज हाहाकार मचा हुआ है बसों का, किसी को मिल नहीं रही है। तो भारत सरकार ने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक मिशन बनाया है। जो दिल्ली में अब नीली बसें लग रही हैं वो भारत सरकार की इलेक्ट्रिक मिशन की बसें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने मदद की। देखो, ये इस तरीके का जो संबल दिल्ली में मिल जाता है वो और कहीं नहीं मिलता है। दिल्ली की फाइनेंसिंग यूनिक है, दिल्ली की ज़रूरतें यूनिक हैं, और दिल्ली का पूरा प्रशासनिक ढांचा दिल्ली में तो फिट होता है, वो कहीं और हिंदुस्तान में फिट नहीं होता। गुजरात में दिल्ली मॉडल, किसी भी प्रदेश में, बंबई में भी नहीं होगा, कलकत्ता में भी नहीं होगा। बहुत बिल्कुल अलग अलग ज़रूरतें हैं। और साहब, दिल्ली के पास मैं बता रहा हूँ, दिल्ली को कुछ खर्चा ही नहीं करना होता है। दिल्ली को विकास छोड़ के किसी चीज़ में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप रेवड़ी बांटना चाहो, वोट के लिए खर्चा करो, जो ये सरकार कर रही है वो अलग बात है, लेकिन मूल कामों के लिए दिल्ली को उतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। पानी जैसे है, अब दिल्ली में मुझे याद है कि दिल्ली को गंगा जल का पानी आना था, उत्तराखंड जो अपना टेहरी डैम बना था, पर यूपी और हरियाणा की सरकार बड़ी मशक्क़त कर रही थी। शीला जी ने पूरी कनाल बना दी पानी आने के लिए, पानी हमको इंतज़ार कर रहे थे, पानी नहीं आना था, हाहाकार मचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में गया, सामान्य किसी राज्य में होता तो सुप्रीम कोर्ट दोनों प्रदेशों के बीच में ज़रूरतें देखता, क्योंकि दिल्ली की बात थी, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में था, एक तरफा डिसीजन दिल्ली के लिए पड़ गया। ये गुजरात में या कर्नाटक में जो कावेरी का झगड़ा हो रहा है उसमें उस तरह की सहूलियत नहीं मिलेगी, या महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी। तो ये कैपिटल होने का, जहाँ सब बड़ी संस्थाएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट वहीं, प्रधानमंत्री वहीं, डिफेंस वहीं, सब कुछ वहीं, जो हमको एडवांटेज मिलते हैं वो किसी और राज्य को नहीं मिलते। दिल्ली, माफ़ करिए अगर कहूँ तो एक पैम्पर्ड स्टेट भी है, पर राजधानियों को तो पैम्पर्ड थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना। आप क्या मानते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी, ये कहना है ना आपका? नहीं, देखिए, उसका कोई जीतने का मकसद नहीं है। जीत भी ले तो बहुत अच्छा है, उसके लिए तो बीजेपी की जीत भी उसकी जीत है। देखिए, आपने कई बार आप जाते होंगे, हर बार वो किसको हमला करती है। उत्तराखंड जब वो गई, उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार थी, पूरे उत्तराखंड के कैंपेन ने उसमें कांग्रेस पे हमला किया। अरे आप विपक्ष पे हमला करते हैं या पक्ष पे? ठीक है, जब वो गोवा गई तो पूरे गोवा में वो केवल कांग्रेस पे हमला करती रही, बीजेपी पे एक हमला नहीं किया। यहाँ करती है थोड़ा बहुत बीजेपी पर, 90% उसका हमला कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। तो वो चाहती है कि कांग्रेस को रिप्लेस करे, बीजेपी को रिप्लेस करे, उसका मकसद नहीं है, ना ही उसकी इंटेंशन है, ना ही वो कर सकती है। कांग्रेस भी वर्षों से यहाँ पर करीब 27 सालों से विपक्ष में है, तो कांग्रेस में क्या कमियां हैं जो सत्ता पक्ष तक नहीं पहुँच पाती है? देखिए, गुजरात का मैं इतना तो नहीं जानकारी जानता, तो मैं 27 साल में हम क्यों आ पाए नहीं आ पाए मैं उस पर तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी तो कहीं सुनी बात है। मैं पिछले चुनाव में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ऑब्जर्वर था। मेरा सौभाग्य कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कांग्रेस जीती, एक सौराष्ट्र में और एक अहमदाबाद में, मैं ड्यूटी पे था दोनों में। लेकिन मैंने जो उस समय देखा कि 2 या 3 चीज़ों में हम लोग गुजरात में जो कभी कभी हमें कमी पड़ती है, जो और प्रदेशों में भी है, कि एक जो लास्ट माइल, जो आखिरी छोर तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की जो संवाद की प्रक्रिया है, वो हमारी कमज़ोर हो गई है। हम लोग अभी भी पुराने कार्यकर्ता मोल्ड में खुद जाकर पब्लिक मीटिंग के, नुक्कड़ मीटिंग के संवाद के माध्यम ढूंढते हैं, जबकि उसके परे अब लोग मन बनाने लगे हैं। अब कोई मीटिंग से जाके नेता को सुन के उतना नहीं प्रभाव बनता। जैसे आपने देखा होगा कई प्रदेशों में नरेंद्र मोदी में कोई भीड़ नहीं आती है, फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं। यूपी में देखिए, भीड़ हमारे मीटिंगों में आई, वोट पड़ गया बीजेपी को। तो एक तो ये कि जो ये नए माध्यम है संवाद के, ये हम नहीं समझ पाए हैं। दूसरा, हम लोग नई भाषा नहीं समझ पाए हैं। नई भाषा है, लोग सीधे सीधे चाहते हैं कि उनको क्या मिल रहा है उसको हम परिभाषित करें, और हम अपनी बातों को उजागर नहीं करते हैं। भाई, जैसे मैंने बताया कि बिना कुछ किए अगर सब समझने लगें कि जो कुछ दिल्ली में हुआ वो केजरीवाल ने सुना है, तो उसके संवाद की जो नीति है उसका सक्सेस है ना, और हमारा फेलियर है ना कि हम अपनी बात नहीं बता पा रहे। मैंने आज आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, मैंने 12-15 जगहों पे किए हैं। आज तक मैंने सब जगह प्रेस को कहा कि यार मेरा कोई आंकड़ा गलत हो, मेरा कोई विश्लेषण गलत हो तो आओ मुझसे पूछो। आज तक एक फ़ोन कॉल मुझे वापस नहीं आया कि नहीं जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो। लेकिन अगर हम अपनी किए हुई बात भी नहीं बता पाते, और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है सबसे बड़ी है
कि एक हमारी लीडरशिप में रूढ़िवादिता आ गई है। हम नए लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, नए लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं। और जब तक आप समय समय पर नए लोगों को जगह नहीं देंगे, जैसे कांग्रेस में 3-4 बड़े बदलाव हुए थे। 1968-69 में जब स्प्लिट हुआ था तो इंदिरा जी बिल्कुल नई लीडरशिप लेकर आई। फिर हम लोग 77 में हारे, उसके बाद संजय जी के कारण, औरों के कारण नई लीडरशिप आई। फिर राजीव गांधी जी जब आए तब नई लीडरशिप आई। फिर नरसिम्हा राव जब आए तो नई लीडरशिप आई। तो हर 10-15 साल में एक बिल्कुल नई लीडरशिप आई है। पिछले 20-25 साल में, जिसमें हो सकता है गुजरात भी हो, नई लीडरशिप हमें नहीं देखने को मिली है। तो युवा जो है वो इतिहास से जुड़ तो सकता है, इतिहास को वोट थोड़ी देगा, वो तो अपने भविष्य को वोट देगा। और शायद क्योंकि हमारे लोग शायद पुराने हो गए हैं, नए लोग कम जुड़ रहे हैं और पार्टी के बनस्पत, तो ये कमजोरी मैंने पूरे देश में भी देखी है, दिल्ली में भी देखी है, शायद गुजरात में भी ये सत्य है। मतलब ये कह रहे हैं कांग्रेस अपडेट नहीं हो पाई, अपडेट करनी जरूर। मैंने देखा था पिछले चुनाव में नहीं हो पाई, ये मैं पिछले चुनाव का विश्लेषण दे रहा हूँ। पिछले 5 साल में क्योंकि मैं नहीं जुड़ा रहा हूँ गुजरात कांग्रेस से, तो इसमें उन्होंने कहाँ कहाँ तब्दीली की है, अपने आप को चेंज किया है, ये मैं कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैंने पिछली बार देखा कि बिल्कुल जीत तक पहुँचकर अगर 2 या 3 चीज़ों के कारण हम शायद पीछे रह गए, तो ये 2-3, अगर आप कहें विश्लेषण करना है तो विश्लेषण में मुझे ये 3 हमारी कमजोरियाँ दिखी। तो सत्ता पक्ष तक क्या लगता है पहुंच पाएगी कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार से मैं ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी देख रहा हूँ। और एक बात जो बार बार देखिए, मैं भी लोगों से पूछता था कि भाई मीडिया में बहुत है, आम आदमी पार्टी हमारा वोट काट रही है, इसे काट रही है, वोट काट रही है, और मित्र लोग भी थे। लेकिन करीबन 20-25 दिन से जब से मैंने रुचि लेना शुरू किया, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमदाबाद में, फिर अपने पुराने मित्रों से बात की, तो सबका ये कहना है कि नहीं साहब, फील्ड पर हम लोग चल रहे हैं और हमें जो रिस्पांस मिल रहा है संतोषजनक मिल रहा है। हाँ, कुछ शहरों में आम आदमी पार्टी का असर है, पर वो हमारा उतना शायद 1-2 जगह छोड़ दीजिए, हमारा उतना नुकसान नहीं कर रही जितना शायद वो बीजेपी का कर रही है। जो स्थानीय लोगों का मुझको फीडबैक है, मैं वही कह सकता हूँ, मेरे पास कोई और माध्यम नहीं है। इस कारण से आम आदमी के आने से एक तो हो सकता है हमें फ़ायदा हो, और दूसरा अब की बार क्योंकि हम ज़्यादा साइलेंटली काम कर रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि हम लोगों ने ज़्यादा उत्तेजना में काम किया था, तो शायद बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता मुस्तैद हो गए थे और उन्होंने जो कुछ छोटी मोटी कमियां थी उसे पूरी करने की कोशिश की। अब की बार बीजेपी में एक सेंस ऑफ लेथार्जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक थका हुआ और एक थके पार्टी होने का एक इनको एहसास दिख रहा है। तो उसमें लग रहा है कि अच्छी हालत हो सकती है। ये वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की थी कि साइलेंटली काम कर रही है कांग्रेस, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो तो यहाँ तो हमारे विपक्ष के नेता हैं, मतलब हमारे पक्ष के तो है नहीं, तो कोई विपक्ष का नेता आपकी पार्टी में क्या कहे, उसके पीछे उसकी क्या मंशा, वो तो उन्हीं से जानो। लेकिन एक चीज़ तो है साहब, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनको हर जगह भूत तो कांग्रेस का ही दिखता है। हम पार्टी कहीं नहीं है, सबके हिसाब से हम खत्म हो गए, लेकिन किसी का भाषण, जिसको कहते हैं ना हमारे भजन गाए, पूरा नहीं होता है। आप शुरुआत भी वो हमारे भजनों से करते हैं, बीच में भी हमारे भजनों से करते हैं, और अंत भी हमारे भजन से ही करते हैं। तो भाई जिसकी ज़्यादा भजन गाए जाएं, समझ लो वो क्या होगा। तो धन्यवाद संदीप दीक्षित जी। तो आ હતા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સંદીપ દીક્ષિતજી, અને જેઓ દિલ્હી પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા શીલા દીક્ષિતના સન બી છે, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ લીડર છે। સુરતમાં પહોંચ્યા હતા અને સુરતમાં ગુજરાતની રાજનીતિ કઈ પ્રકારે થવા જઈ રહી છે, કોંગ્રેસ પાર્ટીનો શું સ્ટેન્ડ રહેશે એની તો વાત કરી છે। સાથે મેઇન જે કારણ હતું કે અરવિંદ કેજરીવાલ જે દિલ્હી મોડલ લઈને ગુજરાતની વિધાનસભા ચૂંટણી લડવા માટે અહીંયા પ્રચાર પ્રસાર શરૂ કર્યો છે, તો એ એવું કહી રહ્યા છે કે એ દિલ્હી મોડલ અરવિંદ કેજરીવાલનો મોડલ નથી, શીલા દીક્ષિતનો મોડલ છે। પણ હવે જોવાનું એ રહ્યું છે કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રાજ્યની જનતા કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અથવા સત્તા પક્ષ ભાજપને કોને એને પોતાનો મત આપીને વિજય હાસિલ કરાવશે। કેમેરા પર્સન નરેન્દ્ર સોલંકી સાથે હું સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।